वंदे मातरम बोलने वाले जो सारे लोग थे उनको इंदिरा जी ने जेल में बंद कर दिया। That directly controls the election commission. आप सुनिए ना क्या कहना चाहते हैं। वंदे मातरम से बंगाल में मोदी का कितना वोट बढ़ा? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? ये अन्याय क्यों हुआ? एसआईआर से बंगाल में ममता बनर्जी का कितना वोट घटा? क्या मोदी विरोधियों ने मुस्लिम भरोसे अलायंस बनाया है? डायरेक्टली कंट्रोल वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए, मतलब वो हर चीज को ओन करना चाहते हैं। बात उत्तर प्रदेश की भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात बंगाल की। संसद में 2 दिन के अंदर 2 मुद्दों पर बहस हुई। फोकस रहा बंगाल, क्योंकि सबसे पहले बंगाल में ही चुनाव है। संसद में 48 घंटे की बहस हुई। क्या निकला? इन 48 घंटों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, मोदी विरोधी कैंप के इन सभी नेताओं की पॉलिटिक्स एक्सपोज हो गई। इन 48 घंटों में नरेंद्र मोदी ने देश को जो बताना चाहा, पार्लियामेंट से वही मैसेज निकला। मैं एक मुसलमान हूं, मैं इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूं और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। दाढ़ी और टोपी वाले असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में ऑन द रिकॉर्ड कह दिया कि मुसलमान हूं, इसलिए वंदे मातरम नहीं गा सकता। ओवैसी को जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। अमित शाह ने संसद के रिकॉर्ड पर कहा, भारत हमारी मां है और मां की आराधना ही वंदे मातरम है। हम सब जो भारत माता की संतानें हैं वो मानते हैं कि ये देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो उसको हम माँ के रूप में देखते हैं और उसका भक्ति गान भी करते हैं, और वो भक्ति गान की अभिव्यक्ति ही वंदे मातरम है। वंदे मातरम का विरोध करने में ओवैसी थोड़ा आगे तक चले गए। कहा, मुसलमान अपनी माँ की भी इबादत नहीं करते तो देश की भी इबादत नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, वतन से मोहब्बत है और वो मोहब्बत मुसलमान करते रहेंगे। इस्लाम मुसलमान होना, हमारे ईमान में मुल्क की मोहब्बत बीच में नहीं आती। उम्मुल मोमिनीन उनको कहते हैं जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं। वो हम तमाम मुसलमानों की माँ, हम उनको तस्वुर करते हैं, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते। हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते। उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते। वंदे मातरम पर बीजेपी को स्कोर करने का फुल चांस मिला और उसने दोनों हाथों से स्कोर किया। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लीड किया था, राज्यसभा में अमित शाह ने मोर्चा संभाला। सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, ये तीनों का जो स्वरूप है वो भारत माता है। एक प्रकार से हमारा समृद्धि, हमारी सुरक्षा, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान, ये सब भारत माँ की ही कृपा है और उसकी आराधना से ही प्राप्त हो सकता है। दुर्गा की वीरता, लक्ष्मी की संपन्नता और सरस्वती की मेघा, ये तीनों हमें भारत माँ की कृपा ही दे सकती है या मिट्टी ही दे सकती है। इसीलिए इसको बार बार प्रणाम करना चाहिए। अमित शाह की फायरिंग रेंज में सब आए, नेहरू से लेकर राहुल तक और ममता से लेकर प्रियंका तक। अमित शाह ने किसी को नहीं छोड़ा। मेरे जैसे कई लोगों का मानना है कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा हो। वंदे मातरम के महिमा मंडन करने के लिए जब लोकसभा में चर्चा हुई, गांधी परिवार के दोनों सदस्य नदारद थे, दो में से एक भी वंदे मातरम का विरोध आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के अंदर था। क्यों कह रहा हूं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है दूसरे सदन का। मान्यवर, दूसरे सदन की चर्चा में कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख नेत्री ने कहा है कि वंदे मातरम की आज चर्चा की कोई जरूरत नहीं है।
वंदे मातरम पर कम्युनल डिवीजन क्लियर हो चुका है। मुस्लिम पक्ष इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है और हिंदू पक्ष बढ़ चढ़कर वंदे मातरम में अपनी आस्था दिखा रहा है। बात इधर उधर घूमती है, फिर बंगाल की तरफ मुड़ जाती है। हे माँ तू ही जननी है, क्या बंगाल दुर्गा को जननी कहने से डरेगी? क्या बंगाल की टीएमसी, क्या ममता बनर्जी जिन्ना के आगे झुकेगी? मैं पूछता हूं, दुर्गा के आगे झुकना है या जिन्ना के आगे झुकना है, यह निर्णय टीएमसी करे। हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास दो तरह की लीडरशिप है। पॉलिटिकल लीडरशिप की नुमाइंदगी असदुद्दीन ओवैसी करते हैं और मजहबी तालीमी इदारे में कमान अरशद मदनी के हाथ में है। वंदे मातरम पर मदनी और ओवैसी के अल्फाज अलग हैं, लेकिन जज्बात एक ही है। जमीयत उलमाए हिंद के सरबरा अरशद मदनी ने वंदे मातरम के विरोध में सुबह सुबह एक लंबा लेख लिखा। मदनी ने जो लिखा उसे संक्षेप में बताएं तो वो कहते हैं कि मुसलमान मर जाएगा लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएगा। मुसलमान केवल अल्लाह की इबादत करता है। वंदे मातरम में देवी दुर्गा की पूजा की गई है। वंदे मातरम कहना मुसलमानों के मजहबी उसूलों के खिलाफ है। मदनी ने जो बातें आर्टिकल लिखकर कही उसे ही सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कैमरे पर आकर रिपीट कर दिया। जो हमारे यहाँ पर इस्लाम मज़हब के अंदर एक अल्लाह की इबादत करना आया है, तो यकीनन हम दूसरी इबादत नहीं कर सकते, ना दूसरे सर झुका सकते हैं, ना इबादत कर सकते हैं। एक अल्लाह की इबादत हम करते हैं। जहाँ तक देश की बात है, देश की धरती से हम इबादत नहीं कर सकते, लेकिन देश की धरती से हम मोहब्बत करते हैं, उनके प्रति वफादार भी हैं। और बार बार हमें जताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा इतिहास ही काफ़ी है कि मुसलमान इस देश से कितना प्रेम और मोहब्बत करता है, उसके प्रति कितना वफादार है। बहस हो गई, आगे क्या? आगे पोलराइजेशन है। वंदे मातरम और एसआईआर दोनों पोलराइजेशन के हथियार हैं। यूपी में 80-20 था, बंगाल में 70-30 है और असम में 60-40 होगा। इससे फायदा किसका होगा, घाटा किसका होगा, यह बताने की जरूरत नहीं। नेताओं और पार्टियों की लाइन लेंथ से सब समझ में आ जाता है। मुझे वतन से बेइंतहा मोहब्बत है मैडम, और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। मगर बावजूद इसके कि मेरी मस्जिद, मेरी इबादत गाह, मेरे कपड़े, मेरे कारोबार पर हमले होते, मगर मैं फिर भी कहता हूं कि वतन मेरा हर वतन को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। मगर हुब्बुल वतनी का क्या मुतालबा है? हुब्बुल वतनी ये कहता है कि वतन से मोहब्बत है तो जुल्म को खत्म करो, गरीबी को खत्म करो, बेरोजगारी को खत्म करो, जबर का खात्मा करो, अमन का गहवारा बनाओ, पाकिस्तान की दहशतगर्दी को खत्म करो, एक्सप्लॉयटेशन को रोको, शरारत को रोको, मुल्क के खिलाफ की जाने वाली साजिश खत्म करो। मैडम, भारत एक चमन है जहां पर हर फूल को खिलना चाहिए, और अगर कोई इस फूल के अगर पूरे फूल खिलेंगे तो उसकी खुशबू से ये वतन मौतर होगा। मगर अगर इस चमन का माली ये कहेगा कि एक ही फूल खिलेगा, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर एक ही फूल खिलेगा तो वो सहरा बन जाएगा और माली माली नहीं रहेगा, वो जल्लाद कहलाएगा। मुस्लिम भरोसे अलायंस के नेता वंदे मातरम और एसआईआर दोनों मुद्दे पर मोदी के विरोध में खड़े हैं। नरेंद्र मोदी यही दिखाना चाहते थे। 48 घंटे के अंदर अंदर नरेंद्र मोदी ने हैंड्स प्रूव्ड ओके कर दिया। अमित शाह ने राज्यसभा के सभापति को लेटर लिखकर उन नेताओं के नाम बता दिए हैं जो वंदे मातरम नहीं गाते या जो वंदे मातरम पर ऐतराज करते हैं। शाह की लिस्ट में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क, आरजेडी के सऊद आलम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद मेहदी के नाम है। और मैंने मेरी आंख से देखा है कई सारे सदस्य वंदे मातरम होता है तो वंदे मातरम के गान के पहले संसद में बैठे होते हैं तो भी खड़े होकर बाहर चले जाते हैं। इस देश की जनता इनको जाननी चाहिए। माननीय भारतीय जनता पार्टी का एक भी सदस्य वंदे मातरम के गान के वक्त सम्मान के साथ खड़ा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एसआईआर वंदे मातरम का अगला चरण है। एसआईआर के बीचों बीच यूपी में डिटेंशन कैंप बनाने की खबर आई। उत्तर प्रदेश में डिटेंशन कैंप अभी बना नहीं है, लेकिन 17 डिटेंशन कैंप बनाने का प्रस्ताव आ चुका है। यूपी पुलिस बस्तियों में घूम घूम कर घुसपैठिया ढूंढ रही है। ममता बनर्जी इसे पश्चिम बंगाल में मुद्दा बना रही हैं। बीजेपी डबल इंजिन सरकार एसआईआर এর নামে ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করছে। বাংলায় আমাদের প্রতি যদি বিশ্বাস ভরসা আস্থা আপনাদের থাকে
কোনো ডিটেনশন ক্যাম্প বাংলায় হবে না। বিজেপি কান খুলকার শুনলো, কান খুলে শুনে নাও, কোনো ক্ষমতা নেই তোমাদের, কোনো ক্ষমতা নেই, মাথায় রেখো। राहुल गांधी वंदे मातरम पर बहस से नदारत रहे, वो एसआईआर पर पार्लियामेंट में बोलने आए तो क्या बोलकर चले गए, ये किसी के पल्ले नहीं पड़ा। वोट चोरी का उनका नैरेटिव बिहार ने नकार दिया है। राहुल अब भी उसी का ढोल पीट रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर आरएसएस के कब्जे का उनका आरोप भी पुराना है। इन दो बातों के अलावा राहुल एसआईआर पर कोई बात नहीं कहता है। Vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. एसआईआर पर अखिलेश यादव राहुल से ज्यादा स्पष्ट तरीके से बोल रहे हैं। अखिलेश का आरोप है कि 2024 में उनकी पार्टी सपा को जीत मिली थी, इसलिए यूपी में साजिश के तहत वोट काटे जा रहे हैं। हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई 2024 में, और उसका परिणाम यह है कि हमें वो फेस करना पड़ रहा है एसआईआर। तो अभी असली एसआईआर अगर किसी का होने की जरूरत है तो वो चुनाव की खुद है। सुनने में आ रहा है कि 5 करोड़ वोटरों को दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। ये सामान्य घटना नहीं है उत्तर प्रदेश की। एनआरसी हो रहा है, और एनआरसी इसलिए कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम डिटेंशन कैंप बना रहे हैं, इसमें घुसपैठियां हैं, हम उनको बंद करेंगे। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत नाम निकालना, एफआईआर दर्ज कराना, डिटेंशन सेंटर की बात करना, घुसपैठियों की बात करना, केवल डराने का काम हो रहा है। एसआईआर पर होने वाली बहस एनआरसी और डिटेंशन कैंप तक पहुंच गई है। अखिलेश यादव एसआईआर को एनआरसी और डिटेंशन सेंटर से कनेक्ट करके अपने मुस्लिम सपोर्टर्स को डरा रहे हैं। ममता बनर्जी मुसलमानों को डराती हैं कि बीजेपी आएगी तो डिटेंशन कैंप में भेज देगी। जब तक मैं हूं तब तक बंगाल में डिटेंशन कैंप नहीं बनेगा। हकीकत यह है कि एसआईआर का डिटेंशन कैंप से कोई लेना देना नहीं है। एसआईआर में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन हो रहा है। किसी घुसपैठिए को डिटेंशन कैंप में भेजने का काम राज्य सरकार का है, चुनाव आयोग का नहीं। अखिलेश यादव को यह दिखाना है कि 2024 में लोकसभा की 37 सीटों पर उनकी जीत तुक्का नहीं थी। ममता एक बार फिर बंगाल में बीजेपी को हक्का बक्का करने का नुस्खा ढूंढ रही हैं। अखिलेश के लिए यह जरूरी है कि उनको जितने मुस्लिम वोट मिल रहे हैं वो मिलते रहें, और 24 में जितने हिंदू वोट मिले थे वो भी 2027 में मिल जाए। ममता बनर्जी भी चाहती हैं कि मुसलमान उनकी साइड एकजुट रहें और उनके हिंदू वोटर बीजेपी की तरफ शिफ्ट ना हो जाए। ममता का मंदिर दर्शन हिंदू वोट को रिटेन करने के लिए है, और ममता की डिटेंशन कैंप वाली धमकी मुस्लिम वोट को अपने साथ बनाए रखने के लिए है। 2021 के चुनाव में ममता को 48% वोट मिले थे और तृणमूल ने 215 सीटें जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता को 46% वोट मिले और तृणमूल ने 193 सीटों पर लीड ली थी। बंगाल में 148 सीटों का मैजिक नंबर है। ममता अभी कंफर्टेबल दिख रही हैं। दीदी को डर इस बात का है कि बंगाल में नरेंद्र मोदी का कैंपेन कोई सियासी बवंडर न खड़ा कर दे। एसआईआर राहुल गांधी का मुद्दा था। महाराष्ट्र चुनाव के बाद राहुल ने एसआईआर की मांग की थी। राहुल ने लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी के आरोप लगाए थे। राहुल ने ही बिहार में एसआईआर के खिलाफ 16 दिन की यात्रा की थी, लेकिन संसद में एसआईआर पर बहस हुई तो राहुल गांधी कोई इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए। एसआईआर का मौका भुनाया अखिलेश यादव ने। जिस इलेक्शन कमीशन से हमें ये उम्मीद थी कि निष्पक्ष काम होगा, निष्पक्ष कार्रवाई होगी, वो हमें कहीं देखने को नहीं मिली। ये चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, लेकिन जिस संस्था की जिम्मेदारी है निष्पक्ष रहना, वो आखिरकार संस्था निष्पक्ष क्यों नहीं है? सवाल ये है। अगर हमें रिफॉर्म करना है तो रिफॉर्म तभी संभव है जब हमारा इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होगा। जो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का जो तरीका है वो तरीका बदला जाए, वो कम से कम ऐसा हो, पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, दिखे कि हमारी भी कुछ भागीदारी है। राहुल अगर सोनिया गांधी से भी कुछ सीख लेते तो फायदे में रहते। वंदे मातरम और जय हिंद। हम ये बहस यहाँ 2 वजहों से कर रहे हैं। वंदे मातरम पर प्रियंका गांधी ने इंप्रेसिव तरीके से बात रखी। एसआईआर पर राहुल ये काम नहीं कर पाए।
संसद में ही विपक्षी दलों ने सोनिया का बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस सेलिब्रेशन में इंडिया अलायंस के लीडर्स जुटे। संयोग है कि आज ही दिल्ली की एक अदालत ने सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। अगर 1980 में जब सोनिया गांधी भारतवर्ष की नागरिक नहीं थी और उसके बावजूद नई दिल्ली पार्लियामेंट्री सीट में इलेक्टोरल रोल में आदरणीय सोनिया गांधी जी का नाम आता है, उसका अर्थ है कि कहीं न कहीं सम डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैव बीन फोर्ज्ड। कुछ डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए गए होंगे। नकली दस्तावेजों के आधार पर सोनिया जी भारत की नागरिक नहीं होने के बावजूद इलेक्टोरल रोल में उनका नाम आया था। प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग आखिर? तो पता नहीं क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो बेचारी 80 साल की होने वाली है। पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है, तो मतलब इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए। सोनिया गांधी की नागरिकता का सवाल कोई एक दिन में सेटल होने वाला नहीं है, ये अभी चलेगा। पिछले 11 साल में कांग्रेस कई मोर्चों पर डिस्क्रेडिट हुई है। गांधी परिवार पर उठने वाले ऐसे हर सवाल कांग्रेस की साख पर बट्टा लगाते हैं। इसके नतीजे में कमल थोड़ा और खुलकर खिलता है।